नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो चैप्टर 15 था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसकी जो पेंडिंग क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के वो हम सोल्व कर रहे थे। तो जो पेंडिंग क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द डिज़ायरेबल करैक्टर्स ऑफ बी वेराइटीज़ सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन। हमें पता है शहद को बनाने के लिए हमें मधुमक्खी पालन करना पड़ता है, तो कौन कौन सी जो बी वैरायटी है उसके अंदर डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक जो हैं कौन सी होनी चाहिए वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले जो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हनी दे। तो अगर हमें वो लार्ज अमाउंट ऑफ हनी देगी तो तभी हमें फ़ायदा है, क्योंकि तभी लार्ज प्रोडक्शन होगी। तो बी शुड जो है यील्ड लार्ज अमाउंट ऑफ हनी, तो ये ज़रूर हो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसके बाद जो है जो मधुमक्खी है ज़्यादा वो डंक वाली नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो स्टिंग अगर हम कहें ज़्यादा डंक काटने वाली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की मधुमक्खियाँ भी होनी चाहिए। तीसरी अगर वैरायटी देखें उसके अंदर कि जो ज़्यादा से ज़्यादा शहद को बना सकें और हाइव के अंदर अपने लॉन्गर पीरियड तक रह सकें, जो उनके छत्ते होते हैं उनके अंदर वो लॉन्गर पीरियड तक रहें फूल से रस लाने के बाद, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हनी बना सकें। इसी तरह से जो हमारा सीजनल चेंज है या इस तरह की चेंज है जिसके कारण उनको डिसीज़ हो सकती है, तो वो उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि डिसीज़ से जो है वो लड़ सकें, इस तरह की हमारे पास वैरायटी होनी चाहिए। तो इस तरह की हमारे पास अगर आप देखें तो ये करैक्टरिस्टिक्स ज़रूर होनी चाहिए एक मधुमक्खी जो हम पालन करते हैं उन मधुमक्खियों के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ पोस्चुरेज एंड हाउ हाउ इज़ इट रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। ये जो है पास्चुरेज जो है ये है क्या और ये हनी प्रोडक्शन से किस तरह से रिलेटेड है। तो इसका मतलब होता है हमारा जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लावर होती है, यानी कि देखिए शहद को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्लावर चाहिए, तो अवेलेबिलिटी चाहिए उनकी जो फ्लावर हैं। तो अवेलेबिलिटी ज़रूरी है किसकी, फ्लावर की, यानी कि फूलों की। तो जितने ज़्यादा फ्लावर होंगे और जिस तरह के फ्लावर होंगे तो तभी जो है जो बी हैं वो वहाँ से पोलन कलेक्शन करेंगी, पोलन कलेक्शन करेंगी वहाँ से, यानी कि जो उनका रस है और नेक्टार जो है, पोलन और जो नेक्टार है वो वहाँ से लाएंगी फूलों से और उनसे वो शहद बनाएंगे। अब देखिए इसके अंदर होगा क्या, जो टेस्ट ऑफ हनी है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, जो टेस्ट है कि वो किस तरह के वहाँ पे फ्लावर हैं, तो उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है जो टेस्ट होता है। तो इसीलिए गुड क्वालिटी ऑफ हनी के लिए अगर हम बात करें जो हमारा पास्चुरेज है ये बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर किस तरह की है, जहाँ से मधुमक्खी जाए और वहाँ से रस उनका इकट्ठा करे और फिर शहद को बनाए। तो ये जो टर्म है ये इसलिए जो है ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर हाई यील्ड। तो एक हमें मेथड बताना है जिसके कारण से हाई प्रोडक्शन हो सके और वो जो है हाई यील्ड हमें दे सके। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि आप डिफरेंट तरह की क्रॉप्स को, जैसे मान लीजिए एक क्रॉप है हमारे पास और उसका जो है बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है अच्छी है, सीजनल चेंज में वो अच्छा रेजिस्टेंस करती है, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस पावर है उसकी चीज़ों की वो अच्छी है। दूसरी क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। इस तरह से मान लीजिए अलग अलग तरह की क्रॉप है, एक ये है और एक ये है। अगर हम इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कर दें तो इससे क्या होगा, हमारी जो क्रॉप वैरायटी है प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी, यानी कि जो है एक तो वो रेजिस्टेंस दिखाएगी जो अलग अलग चीज़ों से है, जैसे सीजनली चेंज हो गया या कम पानी लेना या हाई सनलाइट आ जाना उससे कोई फ़र्क ना पड़ना, तो इस तरह की जो उसके अंदर चीज़ें हैं एक प्रोडक्शन हो गया। दोनों को अगर मिक्स कर दें, जस्ट एक एग्जांपल है, दोनों को अगर मिक्स कर दें, दोनों से हम एक क्रॉप बना लें, इनसे जो है हम एक थर्ड क्रॉप बना लें, तो ये जो क्रॉप होगी इसके अंदर दोनों क्रॉप की करैक्टरिस्टिक्स होंगी। तो इस तरह से जो है प्लांट ब्रीडिंग की जाती है। और प्लांट ब्रीडिंग या कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन आप इसको बोल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है या फिर क्रॉस ब्रीडिंग जो भी आप इसको बोलते हैं, तो ये जो है अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी जो है क्रॉप या प्लांट के अंदर डाल देती है, तो ये जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। यानी कि प्लांट ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग, कोई भी टर्म आप इसको नाम दे दीजिए, इसके कारण से
जो हमारी हायर यील्ड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वाई द मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आर यूज्ड। अब आपको पता है मैन्योर क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैन्योर हमारा होता है ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है हमारा। ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि काऊ डंग हो गया, इसी तरह से जो प्लांट वेस्ट हो गया, इसी तरह से ये वाली चीज़ें जो कि नेचुरली आपको मिलती हैं। और ये जो मैन्योर आप जो है मिट्टी के अंदर डालते हैं, सोइल के अंदर डालते हैं, तो उसकी जो है फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, तो फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक है। लेकिन फर्टिलाइज़र भी क्या है, इसी तरह का है, सेम यही काम करता है, लेकिन ये क्या है, ये फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाया जाता है। तो जो फर्टिलाइज़र है ये हमें पोटाशियम, फास्फोरस और जो नाइट्रोजन है ये चीज़ें डायरेक्टली अच्छी मात्रा में देता है, तो जिससे कि सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। यानी कि दोनों का काम क्या है, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है, इसलिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर मैन्योर ऑर्गेनिक है जिसका आप यूज़ लंबे समय तक करते रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्टिलाइज़र का उपयोग हमें ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि इसका लंबे समय तक यूज़ अगर हम करें और ज़्यादा मात्रा में करें तो सोइल की जो फर्टिलिटी है उस पर ये बहुत फ़र्क डालता है, उसको कमज़ोर करता है, उसकी उपजाऊ क्षमता को वो ख़त्म भी कर सकता है। तो इसका थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है जो फर्टिलाइज़र हैं। इसलिए आजकल जो बायो फर्टिलाइज़र चल रहे हैं उनका भी उपयोग होने लगा है, जो कि एक कम्बिनेशन है कि हमें अच्छी फसल भी मिले और फर्टिलाइज़र का भी यूज़ हो जाए, तो वो भी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म है, एक तो है इंटरक्रॉपिंग, तो एक टर्म तो है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है, एक आपके पास खेत है मान लीजिए इस तरह से, तो आप जो है अलग अलग रो जो है, मान लीजिए एक रो आपने किसी फसल की लगाई, एक किसी की लगाई, एक किसी की लगाई, यानी कि दो या दो से ज़्यादा क्रॉप अलग अलग आपने लगा दी, फिर से आपने वही काम किया, इस तरह से रो बना ली अलग अलग। यानी कि मान लीजिए एक फसल है, ये दूसरी, फिर एक लगाई, ये जो पहली थी फिर आपने तीसरी जगह लगाई, फिर दूसरी लगा दी, फिर जो एक है फिर लगा दी, यानी कि आपने इंटरक्रॉपिंग कर दी। एक ही खेत में दो या दो से ज़्यादा फसलें आपने इस तरह से लगा दी कि ये फूड के लिए कम्पीट ना करें, यानी कि जो इसको न्यूट्रिएंट चाहिए एक को वो दूसरी क्यों ना चाहिए हो, इस तरह से इनको चूज़ करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, जो इंटरक्रॉपिंग है, अब इंटरक्रॉपिंग से क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग से जो हमारी पेस्ट है या इस तरह के इंसेक्ट हैं तो वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। चांसेस ऑफ स्पॉइलिंग, अगर हम कहें कि एक फसल के अंदर अगर जो कीड़ा है वो यहाँ से यहाँ ना जा पाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में दूसरी फसल है, इस पर दूसरा इंसेक्ट इफेक्ट करेगा, इस पर अगर करेगा तो दूसरा टाइप का करेगा, तो इस तरह से चूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे नहीं इफेक्ट करेगा। अगर एक क्रॉप जो है बाई चांस अगर एक ख़राब भी हो जाती है, एक क्रॉप फिर भी बच जाती है हमारी। इसी तरह से जो सोयल इरोजन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। जो सोयल इरोजन है यानी कि आप पेड़ पौधे इस पर लगा रहे हैं तो मिट्टी जो है वो जो है पानी के साथ नहीं बहती, सोयल इरोजन नहीं होता। इसी तरह से जो है आप हाई यील्ड ले सकते हैं और अलग अलग पानी रिक्वायरमेंट की फसलें लगा सकते हैं जिनको पानी कम चाहिए। तो इंटरक्रॉपिंग के अंदर तो ये होता है। अब क्रॉप रोटेशन की बात कर लेते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन का मतलब है, जैसा कि नाम ही दिया गया है, कि मान लीजिए आपको क्या करना है, एक फसल लगाई आपने 3 महीने, फिर उसके बाद 3 मंथ बाद दूसरी फसल लगानी है, फिर इस तरह से 3 या 4 महीने बाद, जो भी आप रिपीटेड साइकिल रखना चाहते हैं, यानी कि एक टाइम में एक फसल लगाएंगे, फिर दूसरी लगाएंगे, फिर तीसरी लगाएंगे। लेकिन ये जो क्रॉप रोटेशन होगा 2 या 3 क्रॉप्स का जो है एनुअली आप ले सकते हैं। जैसे कि पल्सेस हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्टली लेती हैं एटमॉस्फेयर से, तो मिनिमल अमाउंट ऑफ उसको फर्टिलाइज़र चाहिए। अगर हम पल्सेस का एग्जांपल लेते हैं, जिनकी कैटेगरी में पीज आते हैं, हमारे मटर की तरह के, या लिगुमस प्लांट आते हैं, इस तरह के प्लांट आते हैं, ये हमने चैप्टर में पढ़े थे। अब देखिए फ्रूट और वेजिटेबल हैं उनको आसानी से इस तरह से उगाया जा सकता है क्रॉप रोटेशन के थ्रू, और इस तरह से लैंड का प्रॉपर यूज़ होता है, और लैंड को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अलग अलग मात्रा में यूज़ होते हैं। और वो जैसे एक फसल लगाई, इसको कोई और न्यूट्रिएंट चाहिए था, जब आप दूसरी फसल लगाएंगे उसको दूसरा न्यूट्रिएंट चाहिए, इतने देर में वो पहले न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा कर लेती है। इस तरह से सोयल जो है अच्छी बनी रहती है। क्रॉप रोटेशन से हमें ये फ़ायदा होता है। और कुछ पौधे तो हैं इस तरह के उगाए जाते हैं जिनको साथ में ही बहा दिया जाता है, यानी कि जो ट्रैक्टर के थ्रू जो है उनको मिट्टी में ही मिला दिया जाता है हल की हेल्प से।
तो ट्रेलर की हेल्प से, तो उससे क्या होता है मिट्टी के अंदर वो मिल जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सोइल को। तो क्रॉप रोटेशन के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं अगर हम ध्यान से करें और अगर हमें इनको पूरी जानकारी हो तो हम जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रख सकते हैं बिना फर्टिलाइज़र के यूज़ के, या कहें कि मिनिमम फर्टिलाइज़र के यूज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज़ इट यूज़फुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है। अब देखिए जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है, जेनेटिक जैसे कि हम बोलते हैं कि जीन्स के अकॉर्डिंग जो होता है जेनेटिक, यानी कि मान लीजिए एक करैक्टर है पेरेंट्स के अंदर और वही जो करैक्टर है या करैक्टरिस्टिक्स है वो जो है ट्रांसफ़र कर दें, ये जो ट्रांसफ़र कर दें अपनी न्यू जनरेशन को। तो यहाँ पे क्या है, न्यू जनरेशन है जो आगे है आएगी, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ पे सेकंड जनरेशन है। अगर ये जो है इसको ट्रांसफ़र हो जाए तो यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ जीन हो जाए एक ऑर्गेनिज्म से अनदर में, तो यहाँ पे जो जीन है, अगर जीन की बात करें तो एक तरह का वो करैक्टर है जो कि इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो इनसाइड द क्रोमोसोम सेल के होता है और रिजल्ट होता है एक ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी कि एक दूसरा प्लांट हमें मिलता है जिसके अंदर यही करैक्टरिस्टिक होते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, या हम कर सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू, कोई हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक प्लांट की करैक्टरिस्टिक दूसरे में डाल देना, या फिर जेनेटिक मतलब एक से दूसरे में चले जाना, खुद ब खुद ही जीन्स के थ्रू चले जाना। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, हम एक प्लांट होता है बीटी कॉटन, यानी कि जो हमारा कॉटन होता है बीटी कॉटन, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है हमारी। इसको ये क्या है, जेनेटिकली ही अपने अंदर इस तरह की क्षमता रखती है जो कि बैक्टीरियल जीन्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करती है उस प्लांट को इंसेक्ट से। तो इसके अंदर पहले ही जो बैक्टीरियल जीन होते हैं जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट से, यानी कि इंसेक्ट का जो अटैक है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो है प्लांट जैसे ब्रिंजल है, कैबेज है, इस तरह के, राइस हो गया, इस तरह के उनके अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है ताकि उनको इंसेक्ट से बचाया जा सके। जैसा कि हमने बात की हाइब्रिडाइजेशन की, इसी तरह से जेनेटिक है जीन का ट्रांसफ़र कर देना ताकि जो है फसल को बीमारी से बचाया जा सके, और क्या कर सकें हम उस फसल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम हाइयर प्रोडक्शन ले सकें और इंसेक्ट उन पे अटैक ना करें। तो ये सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखें। तो ये जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है, जेनेटिक मैनिपुलेट करना, जीन्स को मैनिपुलेट करना, तो वो चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉस ओकर, कि जो स्टोरेज ग्रेन होते हैं उनका जो, यानी कि जो आपने फसल उगाई या बीज जो है वो जो आपने को स्टोर करना है तो उसके अंदर लॉसेस क्यों होते हैं। तो इसके दो कारण होते हैं, एक तो हमने पढ़ा था कि बायोटिक कारण होता है। बायोटिक क्या है, जो जिंदा चीज़ों के कारण होता है, यानी कि जो इंसेक्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, जो पेस्ट हैं, बर्ड्स हैं, इनके कारण से होता है। तो वो तो हो गया बायोटिक सारा। वो दूसरा होता है एबायोटिक। एबायोटिक हमारी होते हैं जैसे नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। नॉन लिविंग थिंग क्या हो गई हमारी, जो एयर है, टेम्परेचर है, इस तरह से जो फ्लड का वाटर है तो फ्लड के कारण हो गई, हाइयर विंड स्पीड के कारण हो गई, ह्यूमिडिटी के कारण हो गई, तो ये एबायोटिक के कारण होता है। बायोटिक यानी कि इंसेक्ट, पेस्ट, इस तरह की चीज़ें, बर्ड वगैरह, बैक्टीरिया। और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, एयर, टेम्परेचर, फ्लूइड, विंड, ह्यूमिडिटी, इनके कारण से। तो इनके कारण से काफ़ी लॉस होता है फसल का स्टोरेज करते समय अगर प्रॉपर जो है ये ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, पशुपालन करना। तो अगर अच्छी तरह से किया जाए तो किस तरह से फार्मर को ये जो है अच्छा रिजल्ट देता है। अब देखिए अगर आप पशुपालन करेंगे तो अगर मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए, कैटल का आप पशुपालन करते हैं तो दो चीज़ों के लिए करते हैं आप इसका, एक तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, दूसरा जो लेबर वर्क के लिए करते हैं खेतों के अंदर। तो अगर आप अच्छा करेंगे इसके अंदर तो मिल्क की प्रोडक्शन आपको मिलेगी, गुड क्वालिटी। अगर कैटल आप रखेंगे तो मिल्क अच्छा आपको मिलेगा, बेटर क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन होगी। और एग्रीकल्चर के लिए, जो फार्मिंग के लिए, इरीगेशन के लिए, टिलिंग के लिए जो है वो भी आपको अच्छे जो है, अगर आप जो है क्रॉस ब्रीडिंग की हेल्प लेते हैं या फिर इस तरह की कोई अच्छी कैटल रखते हैं तो उनके आगे जो बच्चे होंगे वो भी, उनके अंदर भी जेनेटिक जो है इस तरह की सारी चीज़ें होंगी जो वो अच्छी लेबर दे सकें या अच्छा मिल्क जो है वो आप उनसे ले सकें। तो इसलिए ये फ़ायदा देती है अगर आप अच्छी तरह से इनको करते हैं, अच्छी क्वालिटी के कैटल रखते हैं, उनको अच्छा जो है उसी हिसाब से फूड प्रोवाइड किया जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनको अच्छा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग के बेनिफिट हैं क्या क्या।
अब देखिए वही हमने जो बात की अभी, कैटल फार्मिंग को आप कई पर्पसेस के लिए पालते हैं। एक तो मिल्क के लिए पालते ही हैं, दूसरा जो है जो लेबर वर्क रहता है खेतों में उसके लिए पालते हैं। उसके बाद जो ये मर जाती हैं तो उसके बाद जो है इनकी जो लेदर और वूल जो इंडस्ट्री में, जैसे कि लेदर में भी इनको कन्वर्ट किया जाता है, लेदर इंडस्ट्री में जाते हैं। उसके बाद जो है भेड़ बकरियां जो शीप्स हैं या कहीं की इस तरह की वैरायटी की जो भी हमारे एनिमल्स हैं वूल के लिए, ऊन के लिए उनको पालन किया जाता है। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका अलग अलग तरह से जो कैटल फार्मिंग के अंदर आप देख सकते हैं। बहुत सारे अपने आसपास के एग्जांपल देख सकते हैं। उसमें पिग फार्मिंग आ सकती है, उसके अंदर बहुत सारी फार्मिंग है जो एक अच्छा हेल्प करती है फार्मर को ग्रोथ के लिए और जो मनी देने के लिए भी, तो मनी में भी उनको फाइनेंशियली अच्छा बनाती है, अच्छा बेनिफिट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज़ द कॉमन इन पोल्ट्री। पोल्ट्री के अंदर जो है क्या है कि हम इंक्रीज प्रोडक्शन कर सकें और मछली पालन के अंदर कर सकें, बी कीपिंग के अंदर हम प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकें, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। तो वही इसके अंदर घूम के एक ही बात आती है, क्रॉस ब्रीडिंग की। यानी कि इस तरह की जो आप वैरायटी यूज़ करें, चाहे पोल्ट्री फार्म में यूज़ कर रहे हों, चाहे मछली पालन में, चाहे बी कीपिंग में, कि उनके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हों। यानी कि आपको एक वो जो है हायर यील्ड दें किसी भी चीज़ की। अगर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो शहद आपको ज़्यादा बना के दें, मछली पालन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हों, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हों। पोल्ट्री कर रहे हैं तो यानी कि जो ब्रॉयलर हैं वो अच्छा मतलब कि फलें फूलें, तो जिनको आप आगे जो है बेच सकें, या फिर अंडे जो हैं वो आप अच्छे प्रोडक्शन उनकी हो। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो मेन एक फैक्टर आता है इन सारी चीज़ों के अंदर। और इसी तरह से अगर प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर मेंटेनेंस का मेथड यूज़ किया जाए तो आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। यानी क्रॉस ब्रीडिंग तो ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ जो मेंटेन रखना है आपको उनके लिए, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन रखना है, उनके लिए शेड बनाने हैं, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अच्छा रखना है। तो वो सारी चीज़ें ही हायर प्रोडक्शन पर कुछ भी आप करें उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। अब ये क्या चीज़ है। अब देखिए कैप्चर फिशिंग क्या है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। कैप्चर करना फिशेज़ को, यानी कि मछलियों को पकड़ना। तो मछलियों को पकड़ने के लिए जो है काफ़ी तरह के आप चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे रिवर से जो है मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जो लेक होते हैं उनसे पकड़ी जाती हैं, पोंड होते हैं उनसे पकड़ी जाती हैं, समुद्र होते हैं उनसे पकड़ी जाती हैं। तो इसके अंदर जो मैरीकल्चर है ये तो हो गई हमारी, अगर हम उनको पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं। दूसरा आ गया हमारा मैरीकल्चर। जो मैरीकल्चर है ये क्या चीज़ है। जो मैरीकल्चर है, अगर आप जो है फ़िश को मैराइन फ़िश जैसी जो कल्चरिंग है, यानी कि जो आप समुद्र के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप मछली पालन करते हैं, वहाँ से उनको आप पहले तो पालते हैं फिर उनको पकड़ते हैं। ये जो है मराइन वाटर के लिए अगर आप यूज़ करते हैं मराइन वाटर का, वहाँ पर ये सारा काम करते हैं मछली पालन का या मछली पकड़ने का, तो वो उसको हम मैरीकल्चर बोल देते हैं। और दूसरा जो है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। अब जो एक्वाकल्चर है इसके अंदर जो दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि मैराइन का तो आप यूज़ करें ही करें, प्लस जो है आप फ्रेश वाटर का भी यूज़ करें। फ्रेश वाटर यानी कि जो नदियां हैं, जो लेक्स हैं, जो पोंड हैं, इन चीज़ों का भी यूज़ करें। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं हमारे एक्वाकल्चर। एक्वा तो आ गया सीधा वाटर से रिलेटेड, मैरीकल्चर के अंदर आ गया जैसे MARI है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो मैराइन से रिलेटेड हैं। तो मैराइन से जो रिलेटेड हैं, जो कल्चरिंग ऑफ फिश इन मैराइन फिशेज़ वो है, तो वो आ जाता है हमारा मैरीकल्चर के अंदर। तो मैराइन वाटर का अगर हम यूज़ करें फॉर कमर्शियल यूज़, तो वो ये जो है दोनों टर्म आप इस तरह से इनको समझ सकते हैं। तो देखिए ये हमारा चैप्टर 15 था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिस्कस की हैं NCERT क्लास 9 साइंस की। वो हमारी पुरानी वीडियोस आप सारी देख सकते हैं, पूरे चैप्टर की वीडियोस हमारे पास उपलब्ध हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।